नमस्कार देवी एवं सज्जनों। भारत की 130 करोड़ जनता को मेरा पुनः नमस्कार। इस समय देश की राजनीति क्या है, देश में चुनाव की स्थिति पैदा हो रही है। जागरूक होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए 130 करोड़ जनता को। और जो एक अच्छे नागरिक के लक्षण हैं, वोट दें लेकिन सोच समझ के आप वोट दें। ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। क्या स्थिति थी वो एक बार स्थिति हम बताए देते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज श्री नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्रियों की स्थिति क्या रही। स्थिति तो हर इंसान की एक जैसी होती है। किसी सीट पर जिसे बिठा दे वहाँ के रूल्स होते हैं, वो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपके पास कितने रूल्स हैं, कैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किन किन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और किस तरीके से प्रधानमंत्रियों ने जिम्मेदारियां निभाई, क्या क्या इन्होंने किया जनता के साथ। 75 साल में भी हम डेवलपिंग हैं। बस यही समझ में आता है कि हम डेवलप्ड क्यों नहीं हैं और कितना किया होगा। 75 साल में जो अपने देश में खाना पीना, सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, भाषा, किसी चीज़ में सुधार न कर सके हों, उनके लिए क्या कहेंगे और कैसा शासन किया, ये आप लोग समझ लीजिए। वीराने गुलसिता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलसिता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। इसलिए आपको सोच समझ के वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि क्रांतिकारी जितने भी होते हैं, क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है, फांसी के फंदे चूमते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर। इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम एज गिफ्ट। Our great leader Subhash Chandra Bose went in search of freedom. He did not return till today. आज़ादी को इस भारत ने नहीं दान में पाया, तो आज़ादी को गया ढूंढने, नेता फिर ना आया। तो आज़ादी कोई ऐसे नहीं मिली कि ये लोग जिसे चाहें वैसे ही जो है देश पे शासन करते रहें और जनता की ओर ध्यान न दिया जाए। अगर ध्यान दिया जाता तो आज देश हमारा डेवलपिंग कंट्री नहीं होता, डेवलप्ड होता। तो पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आप लोग ये देखिए कि वो देश की सेवा करने लायक है या नहीं, राजनीति की परिभाषा भी जानता है या नहीं, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है जानता है या नहीं, उसे देश की जलवायु के बारे में मालूम है या नहीं। अभी बरसात, कुछ दिनों पहले जब बरसात हुई, आप देखिए कि मुंबई में प्लेटफार्म पे भीतर जाके पानी घुसता है। कानपुर के हालात देख लिए आपने, दिल्ली के हालात देख लिए, जरा सा पानी बरसता है और वहाँ की लोकल ट्रेनें तक रद्द हो जाती हैं। 75 सालों में हमारी नगर निगम देश के शहरों के पानी को निकाल के नदियों तक नहीं पहुँचा पाई। ये किया 75 साल में हमारे नेताओं ने। तो एक कवि ने लिखा था कि 10-10 लाख हैं वो दे देते, जब आज़ादी को पाने के लिए अथवा आज देश की रक्षा के लिए सेना में जो सिपाही हैं हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, 24 आवर्स उनकी गर्दनें उस तलवार के नीचे है कि कभी भी गिर सकती है। मौत 24 घंटे उनके सामने रहती है। तो जब उनकी शहादत हो जाती है, वो बलिदान हो जाते हैं, तो उनके घर जाकर नेताजी 1 मिनट मौन धारण करके शांति करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वी शुड फॉलो, हमें करना चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए। देश में चपरासी के लिए भी एक इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होता है, नेता के लिए भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए और सरकार को रूल बनाना चाहिए कि कम से कम 5 वर्ष तक आप पहले जो है सेना में रहें और देश की सेवा करें, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई केस उनके ऊपर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके के अराजक तत्व जो है राजनीति में भाग न ले पाएँ। और आज करते भी क्या है, एक कवि ने लिखा है कि 10-10 लाख है वो दे देते मेरे प्यारे बेटों को, 10-10 लाख है वो दे देते मेरे प्यारे बेटों को, और 20 लाख भी मैं दे दूंगा खद्दरधारी हेटों को, वो सरहद पर शीश चढ़ाने भेजें अपने बेटों को। तो पहले नेता का लड़का नेता ही बनना चाहता है। क्यों? नेता का लड़का भर्ती क्यों नहीं होता, देश की सेवा क्यों नहीं करता? और उन नेताजी को भी 5 साल के लिए आप पहले आर्मी में भेजिए, फिजिकल फिटनेस करें, विधानसभाओं में और संसद में बैठे अपने पेट बढ़ाते हैं फ्री का खा करके, भ्रष्टाचार करते हैं और घोटाले करते हैं। तो देश की अब स्वतंत्रता से पहले से चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही आ जाते हैं। देश को जब स्वतंत्रता दी गई 14 अगस्त 1947 की रात को, पाकिस्तान आज भी 14 अगस्त
को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन हम उसे इंतज़ार किया कि सुबह हम 15 अगस्त मनाएंगे, तो इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस मुख्य पार्टी थी उस समय, कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और A.O. ह्यूम अंग्रेज था, उसने स्थापना की थी। तो सबसे बड़ा हाथ, तो अंग्रेज आपके पक्ष में कार्य क्यों करेगा। और कांग्रेस का जिस समय निर्माण हुआ है, तो कांग्रेस के आगे कांग्रेस जहाँ लिखा हुआ है वो निर्माण कार्य, वो कागज़ आज दिन भी इंडिया पार्लियामेंट में सुरक्षित रखा हुआ है, जो चाहे उसे निकाल के देख सकता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंटरटेनर पार्टी। तो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि एंटरटेनर पार्टी में इंडिया के इतने बड़े लोगों को जोड़ लें और इन्हें पागल बनाते रहेंगे, बाद बाकी की 40 करोड़ जनता तो पागल बनती रहेगी। तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। हाँ, कांग्रेस में जान फूंकने वाला एक आदमी था, जब दक्षिण से लौट के आए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उन्होंने आके कांग्रेस की जब बागडोर को संभाला, तो कांग्रेस में उन्होंने आके जान फूंकी थी कार्य करते करते। लेकिन अंत तो गत्वा जब कांग्रेस का कार्य पूरा हुआ, तो गांधी जी ने स्वयं, इतनी उन्हें घृणा हो गई थी कि आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर कांग्रेस ख़त्म नहीं होती तो स्वतंत्रता से पहले आप जो ये 14 अगस्त से पहले जितनी बार जो है और जिस तरीके से अंग्रेज भारत को लूटते रहे, अब कांग्रेस भी उसी तरीके से भारत को लूटेगी। इसलिए उन्होंने आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और 14 अगस्त को जब स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो गांधी जी उस समय दिल्ली में उपस्थित नहीं थे और उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता गए, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने से मना कर दिया था। और एक समाचार पत्र में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये स्वतंत्रता, भारतवासियों मुझे माफ़ करना, ये स्वतंत्रता मैं नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने 15 राज्यों को आमंत्रित किया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव करें, और 15 में से 14 स्टेट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गए थे और एक वोट मिला था नेहरू जी को। तो एक वोट मिलने के बाद ये प्रधानमंत्री कैसे बन गए। और 14 अगस्त को सबसे बड़ी गांधी जी की नाराज़गी का जो कारण था, वो कारण ये था कि उन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता नहीं, इट इज़ ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर्स। ट्रांसफ़र का यहाँ तात्पर्य क्या है। ट्रांसफ़र का तात्पर्य ये है कि जब एक राजा होता है, तो राजा क्या करता है कि जब उसकी उम्र अधिक हो जाती है, वृद्धावस्था होती है, तो अपना मुकुट उतार करके अपने बच्चे के सिर पर रखता था। जिसे राजकुमार होता था उसे राजा घोषित कर देता था, तो उसके जो है वही पुनः राजा हो जाता था। तो सत्ता का हस्तांतरण ये हुआ है, इनमें नियमों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फ्रीडम वाज नॉट गिवन टू इंडिया, इट वाज ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इनटू द हैंड्स ऑफ नेहरू। सत्ता का हस्तांतरण किया गया है, स्वतंत्रता नहीं दी गई। और वहाँ पर जब कॉमनवेल्थ में आप प्रवेश करते हैं, तो 2 देश, इंडिया और पाकिस्तान, जो उन्होंने 46 में रूल बना दिया था अंग्रेज़ों ने इसके लिए, उसमें 2 राष्ट्र रखे गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो डिवाइडेशन करवाने वाले भी हमारे अंग्रेज ही थे। जब इतने मुस्लिम यहाँ पर रुक गए हैं, तो पाकिस्तान में अलग एक मुस्लिम कंट्रीज बनाने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों एक साथ नहीं रहे। तो इसका डिवाइडेशन का कारण भी अंग्रेज ही थे, और इस तरीके से उन्होंने फासला डाल दिया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को इसीलिए भेजा गया था इंडिया का डिवाइडेशन करवा दीजिए आप। तो इस तरीके से डिवाइडेशन करवाया गया। और आज दिन भी राष्ट्रपति से, आपके राष्ट्रपति से पहले भी, जबकि इंडिया का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति से पहले भी वहाँ की महारानी ब्रिटेन की, आज दिन भी इंग्लैंड की, आपके यहाँ प्रथम नागरिक मानी जाती है, और बिना वीज़ा के आपके यहाँ आती है और आपको VIP सुविधा देनी होती है। कॉमनवेल्थ में जाते हैं तो आप इंडिया या भारत के नाम से नहीं जाते, वही जो देश इंग्लैंड के अधीन यानी जो कार्य कर रहे हैं वो है भारत और पाकिस्तान, दोनों वहाँ कॉमनवेल्थ में प्रवेश मिलता है इस बात से इंडिया को। तो प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से ऊपर भी उसे माना जाता है वहाँ की महारानी को। तो एक एग्रीमेंट हुआ लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच में, उस एग्रीमेंट के तहत जो है सत्ता को हस्तांतरित किया गया, जिसका हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विरोध किया था। और उसके बाद अब एक एक प्रधानमंत्री का आपको मैं गिनाऊं, तो अगले वीडियो में मैं एक एक प्रधानमंत्री को आपको गिनाऊंगा कि अगर इन्होंने कार्य किया होता तो भारत आज डेवलपिंग कंट्री नहीं होता, डेवलप्ड कंट्री होता। तो
अन्य के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा। अब वर्तमान सरकार पे मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, न मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहा हूं, मैं उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं कि उस सिस्टम में आप आते जाएंगे, आप भी वही करते जाएंगे। तो आज बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आपने भी सरकार चलाई, पिछले 5 साल चलाई, फिर 5 साल चलाई है, 13 महीना चलाई है, आपने 13 दिन चलाई है। कई चीज़ों को, देश को सच्चाई अगर बताई जाए, अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह जो सांसद हैं आपके, उन्होंने पार्लियामेंट में आकर के बताया था कि कई ग्रुपों को जो है यहाँ लोन दिया गया। देश की स्थिति किस तरीके से है, कोरोना के टाइम में आप क्या कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में कोरोना पे ध्यान देना चाहिए, आप जनता का ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं। 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी जितनी इनके समय में बढ़ी। तो जिन जिन ग्रुपों को आपने दिया है, कि कितना दिया है, SR ग्रुप को 1,01,000 करोड़ दे रहे हैं, JP ग्रुप को आप 75,000 करोड़ दे रहे हैं, GRM ग्रुप को 47,000 करोड़ दे रहे हैं, रिलायंस ग्रुप को 1,25,000 दे रहा है। इस तरीके से इन्होंने, संजय सिंह ने सारा गिनाया। अब कई बार आपने कोरोना पीरियड में कहा थाली बजाओ, कोरोना हटाओ। अरे पूरे हिंदुस्तान में एक मरीज या पूरे विश्व में एक मरीज बता दीजिए आपके थाली बजाने से कोरोना उसका ठीक हो रहा है। कई वादे आपने अपने एजेंडा में किए थे जब चुनाव लड़ा था कि काला धन वापस लाएंगे, कहाँ गया काला धन, अभी तक वापस नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ को बेरोजगार छोड़ो, 5 करोड़ लोग छूट और गए। तो बेरोजगारी 45 साल में इतनी कभी नहीं बढ़ी जितनी अभी बढ़ रही है। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ करेंगे, इस बात को आपने कहा था, शर्त तो कोई नहीं रखी थी, लेकिन बाद में आपने ऐसी शर्तें रख दी कि कई किसान ऐसे हैं और किसानों के साथ अन्याय किया गया। व्यापारियों को कभी GST लगा दीजिए, कभी अन्य कर लगा दीजिए, आपने युवा वर्ग को बेरोजगार कर दिया। तो इस तरीके से जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया वो क्या सोच रहे होंगे। यहाँ इन पंक्तियों को देख के मुझे हरिओम पवार की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, और मंगल पांडे फिर सौंडित की भाषा बोल गया होगा। 7 समुंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, और क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने रामराज्य की कल्पना की थी। अरे राम को कम से कम फॉलो तो करिए। राम और कृष्ण ने जीवन में यही सिखाया था, बी एन एक्शनफुल पर्सन। तो हमें एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए, कर्म करना चाहिए। राम और कृष्ण ने कभी जातिवाद नहीं फैलाया था। जब अयोध्या वापस आ रहे थे लंका विजय करने के बाद, तो सबसे पहला भोजन निषाद राज के यहाँ किया था, और क्षत्रिय होने के तो वो जनरल में थे, और निषाद राज कौन था, ST था, उसके यहाँ भोजन किया। तो राम ने जातिवाद नहीं फैलाया, उन्होंने अपना कर्म किया। एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा बन करके उन्होंने कार्य किए। तो उनको सिर्फ बड़ाई करने से कार्य नहीं चलेगा, उन्हें फॉलो करें और गांधी जी के सपने को साकार करें। इसलिए 130 करोड़ जनता से मेरा हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन है कि जब भी नेताजी वोट मांगने आए तो उनसे ज़रूर पूछिए आप कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। चपरासी बनने के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है इस देश में। तो आप तो पूरे देश को चलाने के कार्य कर रहे हैं। 550 लोग वहाँ बैठेंगे पार्लियामेंट में जाकर के, विधानसभाओं में आप लोग बैठते हैं जाकर के। आप क्या जानते हैं देश की राजनीति के बारे में? और देश की सेवा करना ही है तो गली में झाड़ू लगा के भी कर सकते हैं। मंदिरों पर रहिए और हर गांव को साफ़ करिए, नालियों को साफ़ करिए, देश की सेवा करिए। जो बीमार लोग हो रहे हैं उन्हें अस्पताल तक ले जाइए। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ विधानसभा में ही बैठेंगे या पार्लियामेंट में बैठेंगे? तो ये मेरा जनता से अनुरोध है कि नेता को देखें, पार्टी विशेष से तात्पर्य नहीं है, सही आदमी विधानसभा और संसद तक पहुंचना चाहिए। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो राष्ट्रपति बने, उनको देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को देखिए कि किस तरीके के ये लोग थे। तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए। कम से कम उन्हें देश की राजनीति, देश की जलवायु, देश के गरीब के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए नेताजी को। तो अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक कम से कम 130 करोड़ जनता से मेरा अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि नेताजी को वोट देने से पहले उनकी योग्यता, क्षमता को परख लें, उसके बाद उन्हें वोट दें। जय हिंद, जय भारत।